प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 7वीं कक्षा का मैथ का पहला अध्याय पूर्णांक पढ़ाने जा रहा हूं। आपने पिछली कक्षा में प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं। संक्षेप में मैं आपको पुनः प्राकृत एवं पूर्ण संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। प्राकृत संख्याएं सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? प्राकृत संख्याओं की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं की गिनती करने के लिए हुई है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, चांद तारे आदि की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं की उत्पत्ति की गई उनको प्राकृत संख्याओं का नाम दिया गया। प्राकृत संख्याओं की परिभाषा: प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होने वाली तथा अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं जिनके क्रमागत पदों का अंतर एक हो, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को n के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिनके क्रमागत पदों का अंतर एक होता है। क्रमागत पदों का अर्थ होता है, जैसे दूसरे और तीसरे पद का यदि हम अंतर ज्ञात करें तो 1 होगा, पांचवें और छठे पद का यदि हम अंतर ज्ञात करें तो 1 होगा। इसी प्रकार किसी भी, जैसे 18वें और 19वें पद का अंतर भी 1 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे तीसरे पद को हम n3 का नाम दें तो n3 माइनस n2 बराबर 1। इसी प्रकार n6 माइनस n5 बराबर 1। तो प्रकृति जनित वस्तुओं की गिनती के बाद मानव के विकास के साथ साथ गणितीय क्रियाओं का भी विकास हुआ। तो प्रकृति जनित वस्तुओं को गिनती के बाद उनके जोड़ एवं घटाव का प्रयास किया गया। जैसे किसी पेड़ के ऊपर 5 तोते बैठे हैं और उसी पेड़ के ऊपर 3 तोते और आकर के बैठ गए, तो कितने तोते हो गए? इसके लिए मानव ने 5 तोते में 3 तोते जोड़ दिए तो 8 तोते हो गए। ये 8 संख्या भी प्राकृत संख्या है अपने आप में। 7 के बाद 8 आती है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण ले हम, जैसे किसी एक झुंड में 8 हिरण हैं और उन दूसरे झुंड में 11 हिरण हैं, तो दोनों झुंड में मिलाकर के कुल कितने हिरण हो गए? तो हमने 8 हिरण में 11 हिरण जोड़ दिए तो 19 हिरण आ गए। ये 19 भी अपने आप में एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार हम एक तीसरा उदाहरण लें। किसी एक झुंड में 27 बंदर हैं और एक दूसरे झुंड में 18 बंदर हैं, तो दोनों झुंडों में कुल कितने बंदर हो गए? तो इसको हम योग करेंगे तो इनका योग भी प्राकृत संख्याओं में प्राप्त होगा। 27 + 18 बराबर 45, जो एक प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं का योग प्रत्येक स्थिति में प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत सभी प्राकृत संख्याएं संवर्त होती हैं, यानी प्राकृत संख्याओं का योग अपने आप में संवर्त होता है। संवर्त का अर्थ होता है कि कोई भी दो प्राकृत संख्याओं में कोई गणितीय क्रिया की जाए। गणितीय क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: योग, घटाव, गुणन या भाग। तो इन चारों में से कोई एक क्रिया की जाए तो प्राप्त क्रियाफल भी एक प्राकृत संख्या ही हो, तो उस क्रिया के अंतर्गत
प्राकृत संख्या संवर्त होती है। इसी प्रकार मानव ने योग की क्रिया के बाद गठाव करना प्रारंभ किया, तो गठाव में जैसे मान लीजिए हमने पीछे के उदाहरणों में देखा कि पेड़ के ऊपर यदि 8 तोते बैठे हैं और उनमें से 6 तोते उड़ गए तो कितने तोते बचे। दूसरा उदाहरण था अपना 19 हिरण थे दोनों झुंडों में मिलाकर के, उनमें से 12 हिरण भाग गए तो कितने हिरण बचे। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि पहले उदाहरण में जो 2 तोते बचे हैं उन दोनों तोतों का किसी शिकारी ने शिकार कर लिया तो पेड़ के ऊपर शेष कितने तोते बचे। तो हम इन तीनों उदाहरणों का हल करेंगे तो हम देखेंगे कि पेड़ के ऊपर 8 तोते बैठे थे, उनमें 6 उड़ गए तो शेष 2 तोते बचे, तो शेष भी अपने आप में एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार 19 हिरण में से 12 हिरण भाग गए तो शेष जो बचे 7 हिरण, वो भी अपने आप में एक प्राकृत संख्या है। अब यदि पेड़ के ऊपर शेष बचे 2 तोतों का यदि किसी शिकारी ने शिकार कर लिया तो शेष अंत में शेष कितने तोते बचे, तो हम देखेंगे 2 में से 2 तोते उड़ गए तो शेष कुछ नहीं बचा, जिसे हम शून्य कहते हैं। तो हम देखते हैं कि शून्य प्राकृत संख्याओं में 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का जो गठाव है वो अपने आप में संवर्त नहीं है। गठाव के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं संवर्त नहीं है। तो इसी प्रकार मानव ने प्राकृत संख्याओं का विकास करके पूर्ण संख्याओं का निर्माण किया। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याओं का नाम दिया गया और इन पूर्ण संख्याओं के समूह को W से व्यक्त किया गया। अब मैं आपको पूर्ण संख्याओं की परिभाषा लिखवाता हूं। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा है शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं जिनके क्रमागत पदों का अंतर 1 होता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और इन पूर्ण संख्याओं को हम W से व्यक्त करते हैं। तो हमने देखा प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ शून्य का अंतर होता है। प्राकृत संख्याओं का आरंभ 1 से होता है और पूर्ण संख्याओं का आरंभ 0 से होता है। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाने वाली ये सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यहां से आगे की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं का भी क्रमागत पदों का अंतर सदैव 1 होता है। अब हम प्राकृत संख्याओं में हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए एक संख्या रेखा इस प्रकार से खींचेंगे जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी। इस प्रकार की एक संख्या रेखा खींचेंगे जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी, जिसका पहला बिंदु 1 कहलाएगा। अब हम इकाई दूरी पर एक एक चिन्ह लगा देंगे तो हर एक बिंदु पर अगली प्राकृत संख्या लिखते जाएंगे, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसी प्रकार ये संख्या रेखा भी अनंत तक जाएगी और ये प्राकृत संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए एक ऐसी संख्या रेखा खींचेंगे जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी। जैसे ये संख्या रेखा है पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा, जो अब 0 से प्रारंभ
प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से। तो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाएंगे। तो यहां भी हम इकाई दूरी के ऊपर एक एक बिंदु अंकित करेंगे और प्रत्येक बिंदु को 0 के बाद अगली पूर्ण संख्या, उसके बाद अगली पूर्ण संख्या, इस प्रकार से हम अनंत तक की पूर्ण संख्याएं इस संख्या रेखा पर व्यक्त कर देंगे। तो पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा और प्राकृत संख्याओं की संख्या रेखा में कोई खास अंतर नहीं है। प्राकृत संख्याओं की संख्या रेखा 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा 0 से प्रारंभ होती है। मानव ने विकास के साथ साथ आचार व्यवहार करना सीखा, कुछ लेन देन करना सीखा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। हम तीनों व्यक्तियों के धन को संख्याओं के द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे राम के पास 50 रुपए हैं, श्याम के पास 0 रुपए यानी कोई धन नहीं है, और मोहन के पास 20 रुपए का कर्ज है, ऋण है। तो हम इन तीनों के धन को संख्यात्मक रूप से लिखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ व्यक्तियों का धन पूर्ण संख्याओं के द्वारा लिखा जा सकता है, कुछ व्यक्तियों का धन प्राकृत संख्याओं द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका धन न पूर्ण संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता, न प्राकृत संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता। जैसे हम राम का धन है वो 50 रुपए अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। श्याम का धन 0 रुपए है, जो भी अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, लेकिन मोहन का धन 0 से भी 20 कम है। और हम जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो 0 से 20 कम कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमें 0 से छोटी संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार हम अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी प्लाट में एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, और उसी प्लाट में एक मकान है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, और एक हौज है जिसकी गहराई 2 मीटर है, यानी जो जमीन के अंदर 2 मीटर गहरी है। तो हम इन तीनों की ऊंचाई को यदि हम पूर्ण संख्याओं के द्वारा दर्शाना चाहें तो नहीं दर्शा पाएंगे। जैसे पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर जो अपने आप में पूर्ण संख्या है, मकान की ऊंचाई 3 मीटर जो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, किंतु हौज की ऊंचाई 0 से भी कम है, क्योंकि हौज जमीन के अंदर है जिसकी गहराई 2 मीटर है। तो 0 से कम संख्या को हम पूर्ण संख्या में नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो इस प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमने 0 से छोटी संख्याओं का विकास किया, और 0 से छोटी संख्याओं को इन सभी संख्याओं में सम्मिलित करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई उनको पूर्णांक संख्याओं का नाम दिया गया। तो 0 से छोटी भी अनंत तक की संख्याएं ज्ञात की गई, और 0 इन सभी संख्याओं के मध्य की संख्या बनी। तो प्रारंभिक संख्या से लेकर के अंतिम संख्या तक जिनके मध्य 0 है, और इन सभी इनके सभी कर्मागत पदों का अंतर 1 होता है, तो ऐसी सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं का नाम दिया गया। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को I या Z के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं के समूह को I या Z से दर्शाया जाता है। तो I बराबर होगा माइनस अनंत से शुरू होने वाली संख्याएं, जो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी धनात्मक अनंत तक जाती हैं।
ये सब संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिनका मध्य पद शून्य होता है और इनके भी क्रमागत पदों का अंतर सदैव 1 होता है। पूर्णांक संख्याओं के क्रमागत पदों का अंतर भी हमेशा 1 होता है। और प्रारंभिक संख्या भी माइनस अनंत यानी ऋणात्मक अनंत से प्रारंभ होती है और अंतिम संख्या धनात्मक अनंत तक जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं दोनों तरफ यानी शुरुआत भी इनकी अनंत से होती है तो खत्म भी ये अनंत तक होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूर्णांक संख्याएं जो 0 से कम और 0 से अधिक संख्याएं हैं, इनमें क्या अंतर होता है। जैसे एक संख्या है धनात्मक 4 और एक संख्या है ऋणात्मक 4। इन दोनों के बीच क्या अंतर है। धनात्मक 4 0 से 4 अधिक है और ऋणात्मक 4 0 से ठीक 4 कम है। तो इन दोनों की तुलना यदि हम करें तो धनात्मक 4 है वो ऋणात्मक 4 से 8 अधिक है। इसी प्रकार एक संख्या यदि हम पूर्णांक संख्याओं में ज्ञात करें तो आगे आएगी धनात्मक 50 और इसी प्रकार एक प्रारंभिक संख्याओं में ज्ञात करेंगे तो ऋणात्मक 50 भी प्राप्त होगी हमें। तो धनात्मक 50 और ऋणात्मक 50 में क्या अंतर है। एक 0 से 50 अधिक है तो दूसरा 0 से 50 कम है। तो दोनों के बीच का अंतर यहाँ 100 होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसी की ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के बीच का अंतर सदैव उस संख्या के मान से दुगुना होता है। तो अब हम ऊपर के दोनों उदाहरणों को पूर्णांक संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण था राम, श्याम और मोहन तीनों का धन। तो हम तीनों के धन को पूर्णांक संख्याओं में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। जैसे राम का धन 50 रुपए, श्याम का 0 और मोहन का धन यानी 20 रुपए ऋण है तो इसको -20 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है प्लाट में स्थित पेड़, मकान और हौज की ऊंचाई को भी हम पूर्णांक संख्याओं में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर, ये ऊंचाइयां मीटर में है, और मकान की ऊंचाई 3 और हौज की ऊंचाई -2 मीटर है। क्योंकि हौज 0 से भी 2 मीटर कम ऊंचाई के ऊपर है, यानी हौज गहरी है, जमीन 0 से नीचे है। तो इस प्रकार से इन तीनों की ऊंचाई को हम 5, 3 और -2 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं में हम इन दोनों उदाहरणों को पूर्णांक संख्याओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ याद रखने योग्य बातें बताने जा रहा हूं, जिनमें पहली है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या आवश्यक नहीं कि प्राकृत संख्या भी हो। जैसे 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार दूसरी बात जो याद रखने योग्य है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्णांक संख्या भी होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी पूर्ण संख्या हो। जैसे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। तो कौन से पूर्णांक ऐसे हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कहेंगे जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है। जैसे -3, -5, -10, ये सभी पूर्णांक तो है परंतु पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार तीसरी बात जो याद रखने योग्य है वो है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं
कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी प्राकृत संख्या। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं में भी सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत नहीं है। 0 और 0 से छोटी सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, लेकिन 1 और 1 से अधिक की सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं तो अपने आप में पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्णांक अपने आप में प्राकृत संख्याएं नहीं होते। अब हम पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं प्रारंभ से लेकर अंत तक दोनों तरफ अनंत होती हैं, तो इनकी संख्या रेखा भी दोनों तरफ अनंत होगी, यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु कोई नहीं होगा और अंतिम बिंदु भी कोई नहीं होगा। वो इस प्रकार से होगी पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा। जो प्रारंभिक बिंदु भी नहीं होगा इसका और अंतिम बिंदु भी नहीं होगा। इस संख्या रेखा का मध्य बिंदु 0 होगा और मध्य बिंदु से दाहिनी ओर इकाई दूरी पर जो अंक लगाएंगे उनके ऊपर हम क्रम से 1 2 3 4 5 6 व्यक्त करेंगे जो अनंत तक होंगे, और मध्य बिंदु 0 से बाईं और इकाई बिंदु के ऊपर जो बिंदु लगाएंगे उनके ऊपर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं व्यक्त करेंगे, -1 -2 -3 -4 जो अनंत से शुरू होंगे। तो प्रारंभिक बिंदु भी पूर्णांक संख्या रेखा का कोई नहीं होगा, अनंत से शुरू होगा और अंतिम बिंदु भी अनंत तक होगा। इस प्रकार से पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। अब मैं आपको पूर्णांक संख्याओं के योग और घटाव से संबंधित कुछ नियम दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको पूर्णांक संख्याओं के योगफल से संबंधित नियम दिखाता हूं। पूर्णांक संख्याओं के योगफल से संबंधित पहला नियम है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरा धनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाए तो योगफल भी धनात्मक पूर्णांक होगा, और योगफल का चिन्ह तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन गुणांकों का हमेशा योग आएगा। यानी जो योगफल है का अंक जो आएगा, अंक के रूप में मान, वो दोनों गुणांकों का योग होगा। जैसे धनात्मक पूर्णांक 5 और धनात्मक पूर्णांक 8 का योगफल होगा, उसका चिन्ह धनात्मक पूर्णांक होगा और गुणांकों का 5 का और 8 का योग हो जाएगा 13। इसी प्रकार दूसरा जो नियम है वो है, यदि किसी एक ऋणात्मक पूर्णांक में दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो योगफल भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यानी ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाए तो योगफल ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और योगफल का जो गुणांक मान होगा वो भी दोनों गुणांकों का योग होगा। तो इस प्रकार, जैसे उदाहरण के लिए एक ऋणात्मक पूर्णांक है -14, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है -4। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल का चिन्ह भी ऋणात्मक होगा और जो मान होगा वो -18 होगा। यानी पूर्णांकों का योग हो जाएगा 14 और 4 का। इसी प्रकार तीसरा जो नियम है वो है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो योगफल में बड़े गुणांक के चिन्ह के अनुसार चिन्ह होगा तथा गुणांकों का अंतर होगा। यहां गुणांकों का योग नहीं होगा, और चिन्ह भी एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो जिस पूर्णांक का गुणांक बड़ा है चिन्ह उसके अनुसार होगा। जैसे उदाहरण के लिए
एक पूर्णांक है धनात्मक 8 और दूसरा पूर्णांक है ऋणात्मक 13। दोनों अलग अलग चिन्ह के पूर्णांक हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो योगफल का चिन्ह बड़े गुणांक वाले पूर्णांक का होगा। यहाँ बड़े गुणांक वाला पूर्णांक 13 है, जिसका चिन्ह ऋण है, तो योगफल का चिन्ह भी ऋण होगा, यानी माइनस होगा। और यहाँ गुणांकों का योग न होकर के अंतर होगा, और 13 और 8 का अंतर 5 होता है, तो यहाँ योगफल आएगा -5। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हम। एक ऋणात्मक पूर्णांक है 7 -7 और दूसरा उसमें धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं 3, तो दोनों अलग अलग चिन्ह के पूर्णांक हैं। तो जो योगफल का चिन्ह आएगा वो बड़े पूर्णांक का आएगा। यहाँ बड़ा पूर्णांक माइनस है, तो यहाँ भी योगफल का चिन्ह माइनस आएगा, और दोनों के गुणांकों का अंतर हो जाएगा 4। इसी प्रकार हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। एक पूर्णांक है -12 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है 18। इन दोनों का यदि हम योग करेंगे तो योगफल का चिन्ह बड़े पूर्णांक के अनुसार प्लस होगा, क्योंकि यहाँ अब बड़ा पूर्णांक है वो धनात्मक है, तो योगफल का चिन्ह धनात्मक होगा। और क्योंकि नियमों के अनुसार अलग अलग चिन्ह के पूर्णांकों का योग कर रहे हैं, तो पूर्णांकों का अंतर होगा जो 6 होगा। अब मैं आपको पूर्णांकों के घटाव यानी व्यवकलन के नियम लिखाता हूं। तो पूर्णांकों के व्यवकलन के नियम, पूर्णांकों के व्यवकलन का मुख्य नियम एक ही होगा, बाकी सारे नियम योगफल वाले काम करेंगे। और वो इस प्रकार होगा कि किसी एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को यदि हम घटाते हैं तो दूसरे पूर्णांक का चिन्ह बदल जाता है, और उसके बाद दोनों पूर्णांकों में योगफल के नियम लगते हैं। यानी ऊपर के योगफल के तीनों नियम हैं, उनके अनुसार आगे की प्रक्रिया होती है। तो सबसे प्रमुख काम जो करना है घटाव में, वो दूसरा पद जिसे हम घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी धनात्मक चिन्ह होता है तो ऋणात्मक हो जाता है, और ऋणात्मक होता है तो धनात्मक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए -8 में से हमें -5 को घटाना है, तो -8 और -5 को घटाते हैं तो -8 का चिन्ह तो वही रहेगा, लेकिन 5 का चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। अब ऊपर के जो तीनों नियम हैं उनके अनुसार योगफल के नियम लगेंगे, तो दोनों पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हो गए हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा नियम लगेगा योगफल का, यानी बड़े गुणांक का चिन्ह आएगा, और बड़े गुणांक का चिन्ह यहाँ पर माइनस है, तो योगफल है वो माइनस में आएगा, और गुणांकों का अंतर होगा 8 और 5 का अंतर 3 होगा। अगला उदाहरण लेते हैं। से एक पूर्णांक है -17 और उसमें से हमें घटाना है +6। तो -17 में से +6 घटाएंगे तो जो घटाने वाला पूर्णांक है, यानी -17 माइनस +6, तो जो परिणाम जो प्राप्त होगा उसमें घटाने वाले पूर्णांक का चिन्ह बदल करके प्लस से माइनस हो जाएगा। यानी घटा रहे हैं तो ये जो चिन्ह प्लस चिन्ह का है ये माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आगे जोड़ के नियम लगेंगे, और जोड़ के नियमों के अनुसार दोनों पूर्णांकों का चिन्ह ऋणात्मक है, तो योगफल का चिन्ह भी ऋणात्मक आएगा, और दोनों पूर्णांकों के गुणांक जुड़ जाएंगे, 17 और 6 का योग 23 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं हम। जैसे एक पूर्णांक है +5, इसमें से आपको घटाना है -7। तो +5 में से -7 घटाएंगे तो +5 और -7 को घटाने के लिए बीच में घटान का चिन्ह लगा देंगे। अब हम देखेंगे, इसको हल करेंगे तो ये जो घटान का चिन्ह है वो इस चिन्ह को बदल देगा, और -7 का चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। और अब देखते हैं हम
दोनों पूर्णांकों के धनात्मक चिन्ह हैं, तो जोड़ के नियमों के अनुसार दोनों के धनात्मक चिन्ह होने से जो योगफल है उसका चिन्ह धनात्मक आएगा और गुणांक जुड़ जाएंगे। 5 + 7 = 12। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब आप आज के लेक्चर को समझकर अपनी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल अपने नोटबुक में करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।